इस लेक्चर में 23 अगस्त 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। और 24 अगस्त का भी आज ही शायद वीडियो आ जाएगा, शाम तक अपलोड हो जाएगा या 2-3 घंटे बाद। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। ये सब टॉपिक कवर करेंगे हम, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है जाइकोव डी वैक्सीन। ये वैक्सीन अभी अप्रूवल दे दी है इंडिया ने। इंडिया में अप्रूवल कौन देता है, यानी कि अनुमति कौन देता है किसी भी वैक्सीन को, अप्रूवल कौन देगा इंडिया में, ये आपको याद रखना है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ये ऑफिसर देता है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस मंत्रालय के अंदर काम करता है। इसने अप्रूवल दे दी है। ये 5th वैक्सीन हो गई है इंडिया में। पहली 4 कौन सी हैं? कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, मोडर्ना और ये कोविशील्ड। ये 4 वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुकी है इंडिया में इमरजेंसी यूज के लिए, और अब 5वीं वैक्सीन को दे दी है जाइकोव डी वैक्सीन कोविड-19 के लिए। ये अहमदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एक मतलब सेंटर है जिसने ये बनाई है, जिसका नाम है जाइडस कार्डिला ग्रुप। इसने ये बनाई है और इंडिया की पहली वैक्सीन है जिसको 12 साल से ऊपर बच्चों को और एडल्ट यानी कि 18 साल से ऊपर, यानी कि 12 साल से ऊपर जितने भी आदमी औरत कोई भी है उन सबको लगाई जा सकती है। अब तक की जो वैक्सीन थी वो 18 साल से ऊपर की अलग वैक्सीन थी और 18 साल से नीचे बच्चों की अलग वैक्सीन थी, लेकिन ये 12 साल से ऊपर सारे बच्चों को लगाई जा सकती है, किसी को भी। और ये ओनली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अब तक जो बनी है वो आरएनए बेस्ड वैक्सीन है या कुछ और वैक्सीन टाइप है, लेकिन ये डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। डीएनए मतलब डीएनए बेस्ड वैक्सीन है, वायरस से ही लिया गया उसका आरएनए, और आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करके डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाई गई है ये। इसमें जो वैक्सीन है पार्टनरशिप किया है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है हमारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम करता है। इस डिपार्टमेंट ने मिलके इसको बनाया है उस जाइडस कैडिला ग्रुप के साथ मिलके, जो अहमदाबाद में है। और ये मिशन कोविड सुरक्षा चला रखा है एक गवर्नमेंट ने, उसके अंडर बनाई गई है ये वैक्सीन। इसमें 3 डोज दी जाएंगी, जो अब तक की जो सारी वैक्सीन बनी हुई है और जो हमारे इंडिया में अप्रूवल मिली है, जनरली उनमें 2 डोज दी जाती हैं। एक डोज दी है, उसके बाद 3 महीने के अंदर दूसरी डोज दी जाती है। लेकिन इसमें क्या है, 3 डोज, एक आज दे दी, फिर अगले 28 दिन के बाद, मतलब 28 दिन के अंदर अंदर या उसके बाद 28 दिन के बाद, और फिर एक 56 दिन के बाद, 56 डेज, यानी कि 1 महीने 2 महीने के बाद 3 डोज दी जाती हैं इसकी। और ये वैक्सीन क्या है, प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी बेस्ड वैक्सीन है। इसमें क्या है, जैसे वायरस मुटेशन भी करता है ना, जैसे हमने पढ़ा है मुटेशन का मतलब क्या होता है, जब वायरस क्या है अपने आरएनए या डीएनए में, ये आरएनए बेस्ड वायरस है कोरोना वायरस, तो ये अपने आरएनए में क्या है जब रेप्लिकेट करता रहता है ना बॉडी में जाके, ये अपने, ये वायरस है जैसे इस तरह का वायरस दिखता है, ये वायरस बॉडी में जाके रेप्लिकेट करने लगता है, मतलब अपनी जनसंख्या बढ़ाने लगता है, 1 से हुए 2, 2 से हुए 4, 4 से हुए 8 ऐसे। तो ये जब रेप्लिकेशन करता है तो ये भूल जाता है और किसी दूसरे तरीके का वायरस बन जाता है वेरिएंट। तो ये रहता कोरोना वायरस ही है, लेकिन जो इसमें ऐसा आरएनए, बाकी ये अब ये मान लो ये आरएनए कुछ दूसरे टाइप का हो जाएगा, जैसे मान लो ये आरएनए हो जाएगा कुछ इस टाइप का, तो ये चेंज हो गया इसके आरएनए में, तो अब ये नया वेरिएंट बन गया, तो ये हो गया मुटेशन। मुटेशन का मतलब है एक तरह से चेंज हो गया। अगर वायरस चेंज भी करता है तब भी ये वैक्सीन क्या है, थोड़ी लाभकारी है और सारी वैक्सीन से, तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है कुछ। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डाई सेंसिटाइज्ड सोलर सेल यूजिंग कामला फ्रूट। देखो जो आपने देखी होंगी सोलर सेल, जो हरी हरी सी या ब्लू ब्लू सी प्लेट होती हैं सोलर सेल की, जो घरों के ऊपर लगी होती हैं बिल्डिंग के ऊपर, जिनसे सोलर ऊर्जा बनती है, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, यानी कि सूरज की किरणों से बिजली, इन प्लेटों पे बिजली पड़ती है, मतलब सन की हीट आती है, हीट को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी में ये प्लेट वगैरह। तो ये प्लेट पे जो डाई हुई रहती है ना ब्लू टाइप की, नीली नीली सी जो डाई हो रखी है, डाई सिंपली जैसे मान लो किसी की सफ़ेद बाल हो गए, वाइट हेयर हो गए, तो वो डाई करवाता है, ब्लैक करवाता है, इसी तरह की डाई होती है। तो ये जैसे प्लेट होती है सोलर सेल कुछ इस तरह की, जैसे मान लो इस पर इस तरह की डाई की जाएगी, और ये कामला फ्रूट है ना उससे ये डाई निकाली जाएगी। कामला फ्रूट झारखंड में पाए जाते हैं कामला फ्रूट, उससे डाई निकाली जाएगी, और इसमें लो कॉस्ट आएगी, कम कॉस्ट आएगी। और लेकिन अभी इसमें और रिसर्च करना बाकी है ताकि इसकी एफिकेसी को यानी कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। तो ये डाई सेंसिटाइज सोलर सेल होंगे जो इस तरह के बनेंगे, इन पे इस तरह की कलरफुल डाई की जाएगी और लो कॉस्ट के होंगे और ज़्यादा ये सोलर एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो लो कॉस्ट में बनाए जाएंगे ये। और थिन फिल्म होगी सोलर सेल की जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी। ये सेमी कंडक्टर बेस्ड होगी। सेमी कंडक्टर का मतलब होता है, देखो कंडक्टर उसे बोलते हैं जिससे कोई भी, मान लो कोई भी मेटल है जिससे बिजली पास हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट पास हो सकता है, जैसे लोहे की रॉड होगी, कॉपर की हो गई या चांदी की हो गई, इनसे इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है।
और नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर उन्हें बोलते हैं जिनसे नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, जैसे मान लो प्लास्टिक का डिब्बा हो गया, लकड़ी हो गई, उनसे नहीं हो सकती। और सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच में होते हैं, यानी कि वो इतना बिहेव नहीं करते कंडक्टर की तरह, कंडक्टर से थोड़ा कम करंट पास करते हैं। और ये फोटो सेंसिटाइज एनोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, मतलब सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगी ये, जो भी ये होगा सोलर सेल। और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, देखो इलेक्ट्रोलाइट कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, कोई भी केमिकल हो सकता है, वाटर भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट। वाटर में मान लो कोई केमिकल मिला दें, सोडियम कैल्शियम कोई ऐसा केमिकल जिससे मिलाने के बाद इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, तो वो हो गया सब्सटेंस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे उसे। जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी, पास होने का मतलब है कि वो पेपर नहीं दे रही है एग्जाम के, पास फेल हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रही है, समझ रहे हो। जैसे इसमें पानी भर दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये पास हो गया, ये पानी था, इसमें कुछ केमिकल मिला दिया, ये केमिकल क्या है, ये सब्सटेंस जो भी बना है लिक्विड, ये बोलेंगे इसे इलेक्ट्रोलाइट, तब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करने लगेगा। तो ये मॉडर्न जो वर्जन डाई सोलर सेल का है, इसे ग्रेट जेल सेल के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट जेल सेल। और इसमें क्या क्या अट्रैक्टिव फीचर्स हैं, मतलब विशेषताएं क्या है इसकी। एक तो देखो ये रोल प्रिंटिंग टेक्निक पे बेस्ड है, सेमी फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती है, मुड़ जाती है थोड़ी ये प्लेट, और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ इसमें आमने सामने से देख भी सकते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट, और लो कॉस्ट पे तो बनती है। ये पॉपुलरली इसको सेंदूरी या रोहनी या रोरी, ये झारखंड में ट्री है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और ये ट्री भी हैं, ये ट्री भी हैं, कामला ट्री, रेड कामला ट्री बोलते हैं। ये हैं सेंदूरी, रोहनी या रोरी, ये ट्राइबल कम्युनिटी है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। ये सेंदूरी, रोहनी या रोरी ये उगाते हैं कामला ट्री। ये सेमी एवरग्रीन वुडी सप्लज प्लांट है, यानी कि जहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है वहाँ पे ये ट्री होते हैं, रेड कामला ट्री। और इन रेड कामला ट्री से, इन फ्रूट से, इनमें जो फ्रूट लगता है इस तरह का, देखो ये पेड़ होता है ट्री, ये इनमें फ्रूट लगे हुए हैं, ये इमेज में देख सकते हो, ये वाले जो ये वाले फ्रूट हैं ये ही हैं, ये वाले जो आपको बड़ी इमेज में दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर से एक डाई निकाली जाती है, मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि डाई सोलर सेल एप्लीकेशन में इनकी यूज होगी, और नेचुरल डाई होगी ये कामला फ्रूट से जो निकाली जा रही है, कामला फ्रूट के पेरिकार्प से। पेरिकार्प होता है इस जो फ्रूट है, इस फ्रूट को बीच में से तोड़ के इसके अंदर जो पेरिकार्प निकलता है गूदा साइज का, उससे डाई निकाली जाएगी, एक्सट्रैक्ट की जाएगी। और ये नॉन टॉक्सिक सेंसिटाइजर होगी, नॉन टॉक्सिक और इनएक्सपेंसिव, मतलब सस्ती होगी, ज़्यादा खर्च मतलब महंगी नहीं होती, और नॉन टॉक्सिक यानी कि कोई इससे जहरीली भी नहीं है। और क्या क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है इसके, देखो इजीली ये एक्सट्रैक्ट की जा सकती है कामला फ्रूट से, और वेरी लो कॉस्ट टेक्निक इसमें यूज होती है। और जो अभी भी जो टॉक्सिक या एक्सपेंसिव डाई यूज होती है ना सोलर सेल में, जो डाई ब्लू डाई यूज होती है उससे कम खर्चीली है, कम खर्चा आएगा इसमें। और पास्ट फ्यू ईयर्स में ये देखा गया है जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है किसी भी जामुन से, पेमोग्रेनेट यानी कि अनार से, या स्पिनाच, पालक से, बीट रूट, चुकंदर से, हिबिस्कस, ये गूलहड़ को बोलते हैं, गूलहड़ होता है एक पेड़ होता है, आपने कभी खाया हो तो, ग्रीन एल्गी या ब्लैक कैरेट, काली गाजर जो होती है, इनसे डाई निकाली जाती है अभी, जो सस्टेनेबल बेनिफिट होते हैं इनके। तो इसी तरह से ये डाई भी कामला फ्रूट से निकाली जाएगी और सोलर सेल के ऊपर डाई की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हजारा ऑफ अफगानिस्तान। हजारा एक कम्युनिटी है, एथनिक ग्रुप है, मतलब एक कास्ट समझ लो, जाति समझ लो, एक कम्युनिटी समझ लो, समुदाय। हजारा कहाँ पे, ये अफगानिस्तान में। बस इतना ही याद रखना है इस टॉपिक में, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में कहीं पूछ सकते हैं, अभी न्यूज में था, क्योंकि आपको पता अफगानिस्तान में तालिबान का रूल आ गया, और तालिबान के जो स्पोक पर्सन से उसने पहले विश्वास दिलाया था कि महिलाओं के साथ, वुमन के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, लेकिन वो अपनी बात पे नहीं रुका। अभी आप सब ने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत अत्याचार कर रहा है वुमन पे, महिलाओं पे, वो तालिबान। तो ये हजारा कम्युनिटी एथनिक ग्रुप है, कहाँ का है, अफगानिस्तान में है। ये ऐसा माना जाता है, मंगोल एम्पायर था ना, ये मंगोल, ये देख रहे हो आप, ये वर्ल्ड मैप, ये चाइना का मैप देख रहे हो, ये है मंगोलिया, बीच में देख रहे हो, यहाँ के थे मंगोल एम्पायर, यानी कि मंगोल साम्राज्य। यहाँ का था गंगीज खान, जिसे चंगेज खान के नाम से भी जानते हैं, हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। इनके ही ये डिसेंडेंट थे, मतलब कि इनके ही पुत्र थे ये जो हजारा ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, ऐसा माना जाता है। 13th सेंचुरी के दौरान ये इंटायर रीजन यहीं पे आया था, और उनकी आर्मी में काम करते थे, गंगेज खान की आर्मी में। तो बस इतना याद रखना, ये हजारागी जो भी कम्युनिटी है, हजारा या हजारागी, तो इसको मतलब हजारागी ये डायलेक्ट बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। जो हजारा ग्रुप है, हजारा ग्रुप के लोग, ये भाषा कौन सी बोलते हैं, हजारागी बोलते हैं। तो ये कहाँ पे है, अफगानिस्तान में रहती है, एथनिक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है। नेक्स्ट है बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना।
देखो उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये योजना चलाई है, इस तरह की है जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जो जय है ना, प्रधानमंत्री जय स्कीम, जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया जाता है बीपीएल फैमिली वालों को, जो गरीब होते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उन लोगों को दिया जाता है 5 लाख रुपए का पर फैमिली, पर हाउस होल्ड, पर पर्सन नहीं दिया जाता, ये याद रखना, हर एक आदमी को नहीं दिया जाता। फैमिली में 5 लाख रुपए का एक साल में ये दिया जाता है इंश्योरेंस कवर, यानी कि कोई भी बीमार होगी 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट खर्चा करेगी उसकी बीमारी पे। तो ये स्वास्थ्य कल्याण योजना, बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना उड़ीसा ने चलाई है, इसी तरह की है। इसमें बस स्मार्ट कार्ड स्कीम है, ये स्मार्ट कार्ड दे दिया है, यानी कि कैशलेस होगा सब कुछ इसमें भी, और 5 लाख रुपए तक का इसमें 96 लाख फैमिलीज जो रहती हैं उड़ीसा में उनको फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। और ये एक्सपेंसेस वुमन के लिए, देखो वैसे तो 5 लाख रुपए कोई पर्सन बीमार होगा इसमें किसी भी फैमिली में, लेकिन अगर महिला होगी तो उसे 10 लाख रुपए तक का ये इंश्योरेंस कवर है उसके लिए। और इसमें लगभग 200 हॉस्पिटल कवर होंगे जहाँ पे इलाज करा सकते हैं कौन, जो भी गरीब लोग हैं वो करा सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम। इसका स्कीम का अभी रिव्यू किया है कि इस स्कीम जब ये लॉन्च की गई थी अब तक कितना फ़ायदा हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन दोनों मंत्रालय ने इसका इम्प्लीमेंटेशन का रिव्यू किया है कि भाई साहब जब से ये चलाई है क्या क्या लाभ हुआ है इससे। तो ये क्या है, एम्फेसाइज किया जाता है इसमें, पीएम कुसुम जो स्कीम है इसमें फार्मर्स की इनकम को डबल करने का जो टारगेट है उसको डबल करने के टारगेट के साथ साथ ये चलाई गई थी, और फार्मर को इरिगेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सके और साथ साथ वो इनकम जनरेट कर सकें। तो कैसे की करेंगे इसमें, देखो पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखो पीएम कुसुम की। पीएम का मतलब प्रधानमंत्री, कुसुम का मतलब किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। ये इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, देखो इस मंत्रालय का इनिशिएटिव था, इसने चलाया था, नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय जो, लेकिन अभी रिव्यू इन दोनों ने किया है, मतलब स्कीम इन दोनों की नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर की स्कीम नहीं है ये, इन्होंने तो रिव्यू किया है, ये देखा है कि दोनों मंत्रालय ने मिलकर कि इसमें कितना लाभ हुआ है, लेकिन स्कीम थी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की, और इसे साथ में कंप्लाई कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ पावर। क्यों कर रही थी वो अभी देखेंगे हम। देखो ये स्कीम थी फार्मर के खेत पे, जहाँ पे वो रहता है, मतलब जहाँ पे वो खेती करता है वहाँ पे सोलर पंप लगाना है, मतलब सूर्य की ऊर्जा से उसके ट्यूबवेल वगैरह चले, जो क्या है समरसीबल लगा लेते हैं ना, पानी निकालते हैं ट्यूबवेल लगा के, तो वो सोलर एनर्जी से चलें, वहाँ पे ऐसी सोलर सेल लगाए जाएं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी बने और उससे चलें वो। ये फरवरी 2019 में ये स्कीम को अप्रूवल दिया था, और फाइनेंशियल और वाटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का इसका काम था किसान को। इसमें लगभग 25,750 मेगावाट एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 2022 तक प्रोड्यूस करनी थी, सोलर एनर्जी, मतलब सूरज की किरणों से एनर्जी बनाई जाएगी। और इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 30% फ़ायदा देंगी, मतलब पैसा देंगी जितना भी खर्चा आएगा, और 40% किसान लगाएगा। मान लो 100,000 रुपये का खर्चा आ रहा है, यानी कि 1 लाख का, उसमें से 30,000 देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 30,000 स्टेट गवर्नमेंट, और 40,000 खुद किसान लगाएगा, तब उसके खेत में ये लगाई जाएंगे ऐसे सोलर पैनल। और ये फीडर लेवल सोलराइजेशन होगा, मतलब अगर किसान ज़्यादा सोलर एनर्जी से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है तो वो वापस बेच सकता है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कॉम कंपनी को। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती है, घरों तक पहुंचाती हैं, समझ रहे हो। एक होती है जैनकॉम कंपनी, वो क्या है जो पावर बना रही है, जैसे एनटीपीसी होगी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये पावर बना रही है, यानी कि बिजली बना रही है ये। और फिर बिजली को घरों तक पहुंचाने का काम किसका है, डिस्कॉम कंपनी का, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ये कंपनी लेंगी, यहाँ पे स्टोर करेंगी बिजली को और पहुंचाएंगी आगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगी, समझ गए हो। तो ऐसी डिस्कॉम कंपनी को ये फार्मर अपनी सोलर एनर्जी अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो बेच सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट क्या है, देखो बेनिफिट यही है, एक तो इसमें जो भी रूरल एरियाज़ में किसान रहते हैं उनके लिए इनकम जनरेट होगी। जो भी अनकल्टिवेबल लैंड है, मतलब जिस पे कुछ भी मान लो उगता नहीं है, वहाँ पे मान लो सोलर पैनल लगा दिए, किसान वहाँ से कम बिजली बना के तो पैसे कमा सकता है। और ये सोलर पावर प्रोजेक्ट जब लगाए जाएंगे तो ये इतनी हाइट पे लगाए जाएंगे कम से कम कि उसके नीचे क्रॉप भी उगाई जा सके। कैसे, इस तरह से लगाए जाएंगे, ये देखो आप, ये सोलर पैनल ऊपर लगाए, इसके नीचे खेती कर सकते हैं किसान, और ये ट्यूबवेल लगा दिया, इससे पानी, अगर मान लो ज़्यादा सोलर एनर्जी बन रही है इससे, तो वो डिस्कॉम कंपनी को बेच सकते हैं, वो आगे किसी घरों में ट्रांसफ़र कर देगी उस बिजली को, तो उससे पैसे भी मिलेंगे किसान को, जो भी पर यूनिट डिस्कॉम कंपनी देगी उसे पैसे भी कमा सकता है, और पानी भी मिलेगा, इरिगेशन भी मिलेगी, अपने खेत के लिए सिंचाई कर सकेगा, इरिगेशन का मतलब सिंचाई। तो सोलर पैनल क्या है, जो भी होंगे सोलर पंप, एक तरह से एक्सपेंडिचर, जो डीजल पे एक्सपेंडिचर होता है ना, जो डीजल इंजन होते हैं
इंजन लगाते थे किसान, पहले डीजल लाते थे। डीजल आपको पता है बहुत महंगा हो रहा है, और उसकी वजह से पॉल्यूशन भी होता है इन्वायरमेंट में, धुआं निकलता है, पॉल्यूशन होता है, ग्रीन हाउस गैस निकलती है। तो ये पॉल्यूशन भी कम होगा, किसान का पैसा भी बचेगा और उसके जगह भी नहीं घिरेगी, बहुत सारे फायदे होंगे इससे। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है चाइना 3 चाइल्ड पॉलिसी। देखो अभी चाइना ने 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे दी, ऐसी पॉलिसी बनाई है चाइना ने। ये 3 चिल्ड्रन अभी वहाँ का कोई भी कपल चाइना का पैदा कर सकता है। ये इसलिए लिया क्योंकि चाइना में क्या है, बर्थ रेट है जो वो बहुत डिक्लाइनिंग कर रही है। इसको बूस्ट करने के लिए चाइना ने एक कदम उठाया है, मतलब बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं वहाँ पे। अभी क्यों ज़रूरी पड़ी है, क्योंकि देखो भाई साहब पिछले 10 सालों में चाइना में जो पॉपुलेशन देखी गई वो बहुत ही कम बर्थ रेट थी, यानी कि बहुत डिक्लाइन हुआ है। लगभग 1961 से सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है चाइना में, बहुत कम बच्चे पैदा हुए हैं, लगभग 12 मिलियन बेबीज पैदा हुए हैं चाइना में पिछले 10 सालों में। तो फर्स्टली पहले देखो चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी। आप सबको पता है चाइना की पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो 1980 में चाइना ने 1 चाइल्ड पॉलिसी चलाई कि कोई भी कपल एक बच्चा ही पैदा कर सकता है, अगर एक से ज़्यादा करेगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी, उसे गवर्नमेंट जो फ़ायदा देती है स्कीम का वो नहीं मिलेगा। तो वाइडली ये सेवरल मीन्स लिए गए, मतलब बहुत सारे तरीके अपनाए गए, एक चाइल्ड ही मतलब एक चाइल्ड ही पैदा करें, बच्चे पैदा करें, एक ही बच्चा पैदा करें वहाँ पे। यानी कि जो फैमिली हैं उन्हें जो एक बच्चे पैदा करेंगे उन्हें कुछ बेनिफिट दिए गए सरकार की तरफ से, और वाइडली कॉन्ट्रासेप्टिव उपलब्ध कराए गए, मतलब गर्भ निरोधक गोलियां या दवाइयां ये उपलब्ध कराई गई जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इस पॉलिसी का क्रिटिसिज्म हुआ था, आलोचना, जो 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। इसमें यह देखा गया जो चाइनीज़ अथॉरिटी हैं उन्होंने क्या है, ये हासिल तो कर दिया कि 1 चाइल्ड पॉलिसी अपना के पॉपुलेशन चाइना की जो ग्रोथ थी वो कम हुई, ग्रोथ रेट लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से बचा लिया। और इसकी वजह से जो फूड और वाटर चाहिए होता था 40 करोड़ लोगों को वो चाहिए था, यानी कि फूड और वाटर की जो अवेलेबिलिटी जो कम होती है, अगर 40 करोड़ ज़्यादा बच्चे पैदा होते तो उनके लिए फूड और वाटर भी चाहिए होता, यानी कि इतना फूड वाटर भी सेव कर लिया उसने। लेकिन 1 चाइल्ड पॉलिसी की कुछ लिमिट थी फिर भी, जैसे इसने क्या है, चाइना ने ब्रूटल टैक्टिक्स अपनाई, ज़बरदस्ती फोर्सफुली अबॉर्शन कराया, महिलाओं का गर्भपात करवाया, बच्चे गिरवा दिए, और स्टेरिलाइजेशन नसबंदी करा दी ज़बरदस्ती। यानी कि एक तरह से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, वायलेशन किया ह्यूमन राइट का, और अनफेयर प्रैक्टिसेस अपनाई चाइना ने। और इकोनॉमिक सेक्शन लगाए, यानी कि प्रतिबंध लगाए आर्थिक, जिन्होंने पॉलिसी का वायलेशन किया उन पे कुछ गवर्नमेंट का फ़ायदा नहीं दिया, जैसे गवर्नमेंट जॉब से ही निकाल दिया, ऐसे कुछ इन्होंने फोर्सफुली ऐसे टैक्टिक्स अपनाई इन चाइना ने। और रिप्रोडक्टिव लिमिट लगा दी एक तरह से। इसकी वजह से क्या हो गया, सेक्स रेशो सिक्यूर्ड हो गया टूवर्ड्स मेल। सेक्स रेशो का मतलब 1000 जब पुरुष पैदा होंगे, मतलब बच्चे पैदा होंगे 1000, उनमें से 1000 मान लो जैसे बॉय पैदा हो रहे हैं लड़के, तो 1000 लड़के पैदा होने के साथ साथ लड़की कितनी पैदा हो रही हैं, तो ये हो गया सेक्स रेशो, यानी कि ज़्यादा मेल्स पैदा हुए वहाँ पे। क्यों, क्योंकि जब फीमेल होगी यानी कि बच्ची होगी, लड़की होगी, पेट में ही उसे मरवा देते थे, अबॉर्शन करवा देते थे, सबको लड़का चाहिए था। तो इस वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन जो सेक्स रेशो बिगड़ गया, मेल ज़्यादा पैदा हुए, फीमेल कम रह गई, यानी कि फीमेल का फ्यूटस का गर्भ में ही गर्भपात करा दिया जाता था, गर्ल बच्चे का। और अगर पैदा हो भी जाती थी लड़की तो उसे छोड़ देते थे ऑर्फनेज में, अनाथालय में, या वैसे ही छोड़ देते थे बच्ची को, तो अनाथ छोड़ देते थे। तो ये चाइना की जो पॉपुलेशन है, एक ये भी नुकसान हुआ, एज फास्टर देन अदर कंट्रीज। जो चाइना की पॉपुलेशन थी वो एजड पॉपुलेशन हो गई, यानी कि जो बुजुर्ग लोग थे उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो गई, बच्चे पैदा हो गए कम। और इसकी वजह से जो बुजुर्ग लोग पैदा हुए तो उन्हें भाई साहब सिक्योरिटी भी देनी है, यानी कि पेंशन वगैरह देनी है, उनके हेल्थ के लिए, हेल्थ सिक्योरिटी के लिए फैसिलिटी देनी है। तो और खर्चा बढ़ गया गवर्नमेंट पे बुजुर्ग लोगों का, क्योंकि बुजुर्ग लोग तो कमाते नहीं है ना। वाई वॉज इट डिसकंटिन्यूड, अब ये डिसकंटिन्यू क्यों कर दी गई, इसलिए कर दी गई क्योंकि एजिंग पॉपुलेशन होती थी चाइना की, और चाइना में पॉपुलेशन जब एजिंग हो रही है, ज़्यादा लोग 60 साल से ज़्यादा ऊपर के हैं, तो चाइना भाई साहब लेबर कहाँ से लाएगा, काम कहाँ से करवाएगा फैक्ट्रियों में। तो उसने क्या किया फिर 2 चिल्ड्रन पॉलिसी अपनाई कि पर मैरिड कपल, यानी कि जो कोई भी मैरिड कपल है वो 2 बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन उससे भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं हुई, तो अब इसने 3 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई है चाइना ने। अब इसने जो रिफॉर्म किए हैं, कुछ रिलैक्सेशन दिए ताकि जो पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट आ सके, पॉपुलेशन चेंज, मतलब पॉपुलेशन पॉलिसी में चेंज किया है, लेकिन अभी भी कुछ चैलेंजेस हैं इसके सामने, चुनौतियां हैं। क्यों, क्योंकि देखो जो रिलैक्सेशन लिमिट है वो अभी रिलैक्स कर दिए, यानी कि रिप्रोडक्टिव राइट्स में ये उसने रिलैक्स कर दिए हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव जो राइट दिए हैं 3 बच्चे पैदा करने का,
ये अभी भी क्या है, जो डेमोक्रेटिक शिफ्ट है उसको जल्दी से चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे अब उन मतलब कपल हैं, उनको एक बच्चा ही चाहिए, उन्हें एक बच्चे पैदा करने की आदत हो गई है, मतलब कि एक बच्चा ही सबको उनकी कल्चर में आ गया है कि अब एक बच्चा ही काफ़ी है। क्योंकि महंगाई भी भाई साहब बहुत बढ़ रही है, राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग, एजुकेशन, सपोर्टिंग एजी पेरेंट्स, ज़्यादा इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, एक बच्चे को ही पढ़ाई में इतना खर्चा आता है, एजुकेशन में उसकी में, और जो एजिंग पेरेंट्स होते हैं बुजुर्ग, उनकी भी देखभाल में यानी कि रख रखाव में, यानी कि उनके हेल्थ फैसिलिटी वगैरह में बहुत खर्चा आता है। तो उन्हें 2 बच्चे या 3 बच्चे चाहिए ही नहीं, उनकी कल्चर में आ चुका है ऑलरेडी। तो बहुत ही ज़्यादा ही चैलेंजिंग होगा कि कोई कपल 3 बच्चे पैदा करेगा। कंट्री का जो क्या है, ये कल्चर बिल्कुल ऐसी हो चुकी है कि लॉन्ग वर्किंग हावर्स होता है, यानी कि बहुत घंटों काम करना पड़ता है फैक्ट्रियों में उन्हें। और मैनी कपल्स ये सोच रहे हैं कि एक ही बच्चा, 1 चाइल्ड इज इनफ, एक ही बच्चा काफ़ी है, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और बहुत सारे कपल तो ऐसे हैं वो एक बच्चा भी पैदा नहीं करना चाहते। तो यही था इसमें। नेक्स्ट है रिजर्वेशन बेनिफिट ऑफ बिहार एंड झारखंड। देखो जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था नवंबर 2000 में, नवंबर 2000 में पहले बिहार झारखंड एक ही स्टेट था, लेकिन बिहार से झारखंड को अलग कर दिया और अलग स्टेट बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है अभी अपने एक डिसीजन में कि भाई साहब जो भी मान लो जब ये अलग हुए, कोई भी बिहार में मान लो एससी कैटेगरी में था और वो अब ये मान लो ये अलग कर दिया, बिहार से झारखंड अलग कर दिया, ये झारखंड हो गया बिहार, और ये बिहार में जब एससी कैटेगरी में था इसको रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा था, तो झारखंड में भी मिलेगा। और अगर मान लो कोई कम्युनिटी यहाँ पे जनरल कैटेगरी में थी बिहार में और अब ये बंटवारा हो गया झारखंड में भी वो जनरल कैटेगरी में रहेगी, तो उसको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यही इस डिसीजन में बोला है, बस यही है इसके बारे में। तो हम क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस्तांबुल कन्वेंशन, ये अभी न्यूज़ में थी, आपको बताना किससे रिलेटेड है ये और इसके रिगार्डिंग कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है ये बताना आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रही है कि ये जो भी महिला के अगेंस्ट जो वायलेंस होती है, यानी कि हिंसा होती है, मारा पीटा जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसके पति मारते हैं या कोई फैमिली मेम्बर मारता है महिला को, तो ये हिंसा को रोकने के लिए ये कन्वेंशन है, ट्रीटी है, इस्तांबुल कन्वेंशन। इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किए गए हैं कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होगी उसके लिए नियम बनाए गए हैं, क्या क्या वायलेंस समझी जाएगी, हिंसा समझी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट मान लो रेटिफाई कर देती है, प्रमाणित कर देती है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1 ओनली, 1 2 1 3 या ऑल ऑफ द अबव। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, ये भाई साहब लीगली बाइंडिंग है, जब कोई भी गवर्नमेंट रेटिफाई कर देती है तो बाध्यकारी होती है ये। तो 1 2 करेक्ट हो जाएगा ये इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट है आपको बताना है पार्लियामेंट में जो सेशन लगते हैं इंडिया में उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है आपने। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि इंडिया क्या है, इंडिया में फिक्स्ड पार्लियामेंट्री कैलेंडर है, मतलब साल में 3 बार मिलेगी, ये फिक्स है। ये जो पार्लियामेंट की समनिंग होती है यानी कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाता है, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था 1935 का, उसके बेसिस पे ये पार्लियामेंट की समन होती है अभी भी। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत कौन सी है। पहली दूसरी दोनों गलत है, दोनों में से कोई सी भी नहीं सही, दोनों सही है। देखो इसमें से पहले बिल्कुल गलत है, हमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, यानी कि ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी की दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि इस एक्ट के बेस्ड पे ही समन किया जाता है, मतलब हमारे संविधान में इस एक्ट से ली गई थी ये प्रोविजन कि हमारे पार्लियामेंट को समन किया जाएगा। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 बार होगा, सिर्फ ये लिखा गया है पार्लियामेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कि 6 महीने का गैप नहीं होगा पार्लियामेंट के सेशन में। जैसे अब सेशन लगाया, खत्म हुआ सेशन, अगले 6 महीने से पहले पहले पार्लियामेंट का दूसरा सेशन हो जाना चाहिए। तो ये कन्वेंशन है कि हमने 3 सेशन लगाते हैं साल में, लेकिन हमारे ये कोई फिक्स्ड नहीं है पार्लियामेंट्री कैलेंडर का, समझ रहे हो। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना ब्रिटिश इंडिया के रिगार्डिंग आपको बताना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले फॉर्म हुई थी फिर उसके बाद हुई थी, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है आपको, पहले कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी, फिर कौन सी हुई थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन। तो आपको बताना है कौन सा सही है इनमें से, ए बी सी या डी। देखो पहले फॉर्म हुई थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में, और ये फिर बनी थी बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, और फिर बनी थी ये आपकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, और ये पूना सार्वजनिक सभा ये बनी थी 1870 में। तो अब देख लो सबसे पहले 3 आएगा, यानी कि 1851, 3 फिर 4 फिर 1 2, 3 4 1 2 किस में, ए में, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये फिर पुर्तगीज इंडिया में आए थे, हमारे इंडिया में। पुर्तगीज आपको पता है कौन है, ये पुर्तगाल कंट्री है भाई साहब, यूरोप में देखो स्पेन के साइड में दिखाई दे रही होगी आपको ये पुर्तगाल। तो ये कुछ पुर्तगीज आए थे हमारे इंडिया में, तो इनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये पुर्तगीज थी, यानी कि पुर्तगाल के जो आदमी आए थे यहाँ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये लास्ट यूरोपियन थे। यानी कि जो यूरोपियन आए थे और भी बाकी जैसे फ्रेंच, इंग्लिश, ब्रिटेन के या और डच आए थे, तो इनमें सबसे लास्ट में पुर्तगीज आए थे क्या, और सबसे बाद में पुर्तगीज गए थे क्या। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रही है पुर्तगीज ने सी रूट ढूंढा इंडिया में आने के लिए, और ये डायरेक्टली यूरोप से इंडिया आए। इन्होंने, इनकी फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रिप है कि डायरेक्टली यूरोप से इंडिया आए। पुर्तगीज क्या है, सारे जो रिलीजन है, धर्म है इंडिया में, उनके प्रति टॉलरेंट थे, मतलब सहन करते थे, सारे रिलीजन पे कोई अत्याचार नहीं करते थे पुर्तगीज। तो आपको बताना कौन सा करेक्ट है, 1 2 2 ओनली 2 3 या 3। देखो तीसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आए थे इनका टारगेट ये था मुस्लिमों पे अत्याचार करें, परसिक्यूशन करें, उन्हें मार देते थे। लेकिन बाद में, पहले तो देखो हिंदू धर्म के टॉलरेंट थे, बाकी हिंदू और सिख, लेकिन बाद में हिंदू सिख को भी इन्होंने परेशान किया, टॉर्चर किया। बाद में सबके प्रति इन्होंने मतलब ऐसा ही किया जैसा मुस्लिम के साथ करते थे ये। तो हमारी पहली स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पहले पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, इसमें लिखा लास्ट में आए थे, सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगीज गए थे, तो इसलिए गलत हो जाती है। यानी कि दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी रूट के जरिए आए थे ये, समुद्र के जरिए। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है, आपको करेक्ट बताना है इसमें से भी। पहली स्टेटमेंट कह रही है जो राइट टू स्ट्राइक है, हड़ताल करने का जो हमारा हक है, अधिकार है, राइट टू स्ट्राइक, ये फंडामेंटल राइट है क्या इंडिया में, मौलिक अधिकार है क्या। जो इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है 1966 के, इसके अनुसार ये स्ट्राइक का अधिकार देता है। और ये लॉ जो हमारे किसी भी देश में बनाए जाते हैं, हमारे देश में बनाए जाते हैं, इसी राइट्स को, अधिकारों को, ये इंटरनेशनल जो राइट हैं, इनके अधिकारों को देख के ही हमारे देश में, किसी भी देश में ये राइट जो बनाए जाते हैं, जो वर्कर को ये अधिकार दिए जाते हैं। आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1 ओनली 2 ओनली, या फिर दोनों सही दोनों गलत। देखो पहला गलत है, क्योंकि राइट टू स्ट्राइक, सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे अपने डिसीजन में बोल चुका है कि राइट टू स्ट्राइक कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, कोई मौलिक अधिकार नहीं है। और दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारे आज के टॉपिक समाप्त।